अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो जगह पर गिवन है। एक तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक गिवन है और नंबर 2 ये सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 20 में भी न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक गिवन है। तो दोनों जगह से हम उसको देखेंगे। तो नंबर 1, न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी। फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने ह्यूमन पस सेल से। पस सेल्स वाइट ब्लड सेल्स कह लें, न्यूट्रोफिल्स कह लें, तो वहाँ से फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया गया और जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तो पता चला कि इट हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टीज़। इस वजह से इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं जी न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर को। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। और ये बात तो सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, एक डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम दोनों को साथ ही देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। सो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट पेंटोज शुगर है और ये पेंटोज शुगर दो तरह की हो सकती है। राइबोज इन केस ऑफ आरएनए। राइबोज आपको पता है आरएनए में मौजूद है और डीऑक्सीराइबोज कहाँ मौजूद है? डीएनए में। तो पेंटोज शुगर राइबोज हो सकती है, वो आरएनए में होगी, और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होगी। स्ट्रक्चर आपके सामने है, या आप पहले कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। मैंने रेड कलर से इसलिए पॉइंट आउट कर दिया है कि अगर कार्बन नंबर 2 पर OH ना हो बल्कि सिर्फ हाइड्रोजन हो, यानी कि ऑक्सीजन मिसिंग है कार्बन नंबर 2 से, तो इसको हम डीऑक्सीराइबोज कहेंगे। और ये सिंपल राइबोज का स्ट्रक्चर है। राइबोज आरएनए में होगी और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होगी। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है जी न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट इज नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 प्यूरीन्स एंड नंबर 2 पायरिमिडीन्स। नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 प्यूरीन्स एंड नंबर 2 पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स आर डबल रिंग एंड पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग। तो याद रखेंगे प्यूरीन्स का नाम छोटा है लेकिन देखने में ये बड़े हैं। तो नाम छोटा, दर्शन बड़े। तो याद रहे कि प्यूरीन्स जो हैं वो डबल रिंग होती हैं। और पायरिमिडीन्स नाम बड़ा, दर्शन छोटे। ये नाम तो बड़ा है पायरिमिडीन, लेकिन देखने में ये छोटी हैं, सिंगल रिंग। तो बारी बारी इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। नंबर 1 एडेनिन का स्ट्रक्चर अगर हमने ड्रॉ करना हो तो गौर से देखेंगे। सबसे पहले हम हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारे पास हेक्सागोनल रिंग आ गया और इसके साथ ही हम ड्रॉ कर देंगे पेंटागोनल रिंग। ये हमारे पास पेंटागोनल रिंग आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन। उसके बाद डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और उसके बाद इनको नंबरिंग देंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9। नेक्स्ट हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप अटैच होना है कहां पर। याद रहे कार्बन नंबर 6 पर अमाइन ग्रुप अटैच होगा। कार्बन नंबर 6 पर अमाइन ग्रुप अटैच हो जाएगा और बाकी जहां पर वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां ज़रूरत है तो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यहाँ ज़रूरत है तो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यहाँ ज़रूरत है तो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया एडेनिन का। ये स्ट्रक्चर किसका है? एडेनिन। गुआनिन का स्ट्रक्चर भी इसी की तरह का है, डबल रिंग है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। तो गुआनिन के लिए भी यही स्टेप्स जो है वो आप फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे, वही सारे सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने साइड ग्रुप्स ऐड करने हैं। तो अभी तक तो सारा कुछ उसी तरह से बनाया है जिस तरह से एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाया था। अब छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा। कार्बन नंबर 6 पर अमाइन ग्रुप की बजाय डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होगा। जब डबल बॉन्ड रिंग से बाहर अटैच होगा तो जो इनसाइड डबल बॉन्ड है जाहिर है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही डबल बॉन्ड बाहर शिफ्ट होता है रेजोनेंस के प्रोसेस के थ्रू। और कार्बन नंबर 2 पर क्या अटैच होगा? NH2। बस ये छोटा सा डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि एडेनिन में सिर्फ अमाइन ग्रुप अटैच था कार्बन 6 में। गुआनिन में क्या चेंज आई है? कार्बन 6 पर ऑक्सीजन अटैच हो गया है और कार्बन 2 पर अमाइन ग्रुप अटैच हो गया है। ओके, बाकी जहां पे जरूरत है वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वहां हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये हमारे पास गुआनिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर ये दो स्ट्रक्चर्स बने हुए आ जाएं तो आप इजीली पहचान लेंगे कि कौन सा एडेनिन का स्ट्रक्चर है और कौन सा गुआनिन का। अगर तो सिर्फ अमाइन ग्रुप मौजूद है तो एडेनिन है, अगर अमाइन के साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है तो फिर वो गुआनिन हो जाएगा। टोटल नाइट्रोजन्स कितने हैं एडेनिन में? आप कहेंगे 5। 4 रिंग के अंदर हैं, 1 रिंग से बाहर है। अगर वो कहे गुआनिन में टोटल नाइट्रोजन्स कितने हैं, तब भी आंसर होगा 5। 4 रिंग के अंदर हैं, 1 रिंग के बाहर है। अगर वो कहे हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ एडेनिन, तो एडेनिन के रिंग में कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ गुआनिन, तब भी आंसर 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिंग के अंदर तो नहीं है ना। मैंने स्टेटमेंट बोली है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ, तो रिंग के अंदर तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, रिंग के बाहर ऑक्सीजन है। ओके, और नाइट्रोजन्स कितने हैं? तो वही 5। 4 नाइट्रोजन्स रिंग के अंदर है और 1 नाइट्रोजन रिंग के बाहर है। नेक्स्ट ये पायरिमिडीन्स, ये सिंगल रिंग है, तो इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले साइटोसिन का सिंगल रिंग है तो जस्ट हेक्सागोनल एक रिंग ड्रॉ किया जाएगा ऐसे।
ये ऐसे। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और फिर कार्बन। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और फिर कार्बन। क्योंकि यहां पर तो हम ये करते थे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और यहां चले जाते थे तो कार्बन के बाद दोबारा नाइट्रोजन आ जाता था। लेकिन अब आगे तो कोई रिंग नहीं है तो कार्बन के बाद दोबारा ऊपर कार्बन, जैसे यहां पे था कार्बन और ये कार्बन। तो अब ये सिंगल रिंग बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये फिर डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है, याद रहे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये नंबरिंग होगी। नंबरिंग के बाद हमने फंक्शनल ग्रुप्स अटैच करने हैं। कार्बन नंबर 4 पे याद रहे NH2 ग्रुप अटैच करेंगे और कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन अटैच कर देंगे। कार्बन नंबर 4 पर अमाइन ग्रुप और कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन अटैच कर देंगे। जब डबल बॉन्ड रिंग से बाहर आ जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अब जहां जरूरत है वहां हाइड्रोजन ऐड की जाएगी ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, साइटोसिन। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, साइटोसिन। तो साइटोसिन की पहचान ये है कि ये सिंगल रिंग होगा और इसके कार्बन नंबर 4 पर अमाइन ग्रुप होगा और कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन होगी। ये साइटोसिन की पहचान है। अगर वो पूछेगा इसमें ऑक्सीजन कितने हैं तो आप कहेंगे 1। नाइट्रोजन कितने हैं, 3। 2 नाइट्रोजन रिंग के अंदर हैं, 1 नाइट्रोजन रिंग के बाहर है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं यूरासिल का। साइटोसिन के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, दैट इज ऑफ यूरासिल। यूरासिल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो भी सिंगल रिंग है। उसके लिए भी एक रिंग ड्रॉ किया जाएगा, जस्ट कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ये सिंगल रिंग ड्रॉ कर दिया। सिंगल रिंग ड्रॉ करने के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और फिर कार्बन। इसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देन नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमने ग्रुप्स ऐड करने हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ। पहले साइटोसिन में कार्बन 4 पर अमाइन ग्रुप अटैच हुआ था, अब यहां पर ऑक्सीजन अटैच होगी। सिर्फ ये चेंज आना था बस। कार्बन नंबर 2 पर पहले भी ऑक्सीजन था साइटोसिन में, अब भी कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन ही होगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही डबल बॉन्ड बाहर शिफ्ट हुए हैं। अब जहां जरूरत है वहां पे हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, दैट इज नोन एज यूरासिल। दैट इज नोन एज यूरासिल। आप सबको पता है यूरासिल वो नाइट्रोजनस बेस है जो सिर्फ आरएनए में मौजूद है। यूरासिल सिर्फ आरएनए में मौजूद है। आखिरी बेस दैट इज थाइमीन, जो कि डीएनए में होती है। थाइमीन का स्ट्रक्चर सेम यूरासिल के जैसा है। कैसे बनाना है सबको पता चल चुका है। हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ किया जाएगा और हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जी, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले बनाए सिंगल रिंग। देन हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसके बाद नंबरिंग कर देंगे
1 2 3 4 5 6 और वही फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे जो कि यूरासिल में थे। कार्बन नंबर 4 पर भी ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 2 पर भी ऑक्सीजन और बाकी तमाम जगह अब ये डबल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे इनसाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक बात डिफरेंट है, सिर्फ कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल ग्रुप लगेगा। यानी कि जो थाइमीन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यूरासिल जैसा है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। तो हम ये कहते हैं कि थाइमीन इज द मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ यूरासिल। थाइमीन इज द मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ यूरासिल। यूरासिल में मिथाइल नहीं है, थाइमीन में मिथाइल है, तो थाइमीन इज द मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ यूरासिल। तो उम्मीद है कि अब इन तमाम नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्स बने हुए आ जाएं, तो आप रिकग्नाइज कर लेंगे, या वो पूछ ले कि कौन से स्ट्रक्चर में कितने नाइट्रोजन हैं या कितने ऑक्सीजन हैं या रिंग के अंदर कितने हैं, रिंग के बाहर कितने हैं, तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को आप बखूबी जो है वो आंसर कर सकेंगे। तीसरा कंपोनेंट है जी फॉस्फेट। अच्छा, याद रहे कि जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब इसके साथ फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो ये तीन कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं ये आपस में अटैच कैसे होते हैं। ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 पर हमेशा नाइट्रोजनस बेस अटैच होनी है। कार्बन नंबर 1 पर हमेशा नाइट्रोजनस बेस अटैच होनी है। नाइट्रोजनस बेस में लेट्स सपोज अगर प्यूरीन्स ने अटैच होना है कार्बन 1 पे, यानी कि गोवानीन ने या एडिनिन ने, इन दोनों में से किसी एक ने अटैच होना है प्यूरीन ने कार्बन नंबर 1 पे, तो लिंकेज किसके दरमियान बनेगी? शुगर का कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाएगा एडिनिन के पॉइंट नंबर 9 पे जो नाइट्रोजन है। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा हम पीछे आ जाएं तो ये अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एडिनिन का और ये गोवानीन का। तो एडिनिन का ये नाइट्रोजन नंबर 9 है और गोवानीन का ये नाइट्रोजन नंबर 9 है। तो कहने की बात यह है, अगर इस एडिनिन या अगर इस गोवानीन ने शुगर के साथ अटैच होना है तो इनका जो नाइट्रोजन नंबर 9 है ये बॉन्ड बनाएगा शुगर के कार्बन नंबर 1 से। प्यूरीन्स, एडिनिन या गोवानीन का नाइट्रोजन नंबर 9 बॉन्ड बनाएगा कार्बन 1 से, तो लिंकेज हो जाएगी C1N9। इसी तरह से पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स क्या है? सिंगल रिंग है, साइटोसिन, थाइमीन या यूरासिल। अगर उनमें से कोई बेस अटैच होगी शुगर के साथ तो वो भी कार्बन 1 पे अटैच होगी, और बेस का कौन सा पॉइंट होगा? N1। N1 मतलब नाइट्रोजन नंबर 1, वो नाइट्रोजन जिसको हमने 1 कहा था। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर बना हुआ है थाइमीन का, ये 1 पे जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड बनाएगी इस कार्बन 1 के साथ। ओके, तो पहला पॉइंट याद रखना है, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और कार्बन नंबर 5 के साथ, ये 5 है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये तीनों चीजें, तीनों कंपोनेंट्स आपस में अटैच हुए तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की 2 एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं, NAD और FAD ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल है। ये नीचे डाई न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। NAD और FAD जो हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। NAD का मतलब है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD का मतलब है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब जरा देखेंगे
ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, अब देखें, ये जो बॉन्ड बना है शुगर और फॉस्फेट के दरमियान, इसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, POC। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या है? POC, दैट इज फॉस्फोएस्टर। कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट अटैच है। अब दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच होंगे तो ये नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, ये इसके कार्बन 5 पे फॉस्फेट था, वो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 3 के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये POC 2 टाइम्स हो गया है, POC। अब अगर एक POC है तो उसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और यहां पे क्योंकि 2 टाइम्स POC है, POC, तो इसको कह देंगे फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो इसमें 2 मर्तबा POC आ जाएगा और सीक्वेंस क्या होगा? COPOC, ऐसे COPOC ये सीक्वेंस है। तो 2 टाइम्स POC आएगा, इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाएगा। इसी तरह से एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, एक और ऐड होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे और एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, एक स्ट्रैंड बन जाएगा। जितने मर्जी न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएं, ये जो ऊपर वाला एंड है इसको हम बोलेंगे 5 प्राइम एंड, ये कार्बन नंबर 5 से है, और जो नीचे वाला एंड है इसको बोलेंगे 3 प्राइम एंड, जहां पर OH अटैच होता है। तो याद रहे कि जब हम DNA के स्ट्रैंड की बात करते हैं तो उस पे 2 एंड्स ड्रॉ करते हैं, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम। 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट होता है और 3 प्राइम पर हमेशा OH ग्रुप होता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते जाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, दैट इज नोन एज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो अगर DNA है तो फिर तो 2 चेन्स बनेंगी क्योंकि DNA डबल हेलिक्स है, और अगर RNA है तो एक ही चेन बनेगी क्योंकि RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जी, ये हो गई केमिकल कंपोजिशन, इसके केमिकल कंपोनेंट्स हो गए और ये केमिकल कंपोनेंट्स आपस में कैसे अटैच होते हैं। सेकंड ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक में साइंटिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है कि ये केमिकल कंपोनेंट्स किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम स्टडी किए थे। साइंटिस्ट का नाम है PA लिविन। अरविंद चारगफ रूल, ये अरविंद चारगफ रूल क्या है? इसने हमें बताया कि DNA में जो नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं उनमें प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स एक दूसरे के बराबर हैं। प्यूरीन्स कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स आर डबल रिंग, पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग, तो हमेशा इनकी कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर होगी। प्यूरीन्स में एडिनिन है और गुआनिन है, पायरिमिडीन्स में साइटोसिन है और थाइमीन है। If adenine is 15%, then what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? अगर किसी एक की परसेंटेज पता है तो बाकी तीनों की मालूम कर सकते हैं। कैसे? एडेनिन की अगर 15% है तो थाइमीन तो कंफर्म 15% होगा, क्योंकि एडेनिन और थाइमीन हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपको पता है एडेनिन ने हमेशा पेयर बनाना होता है थाइमीन से, तो इसका मतलब है जितने एडेनिन होंगे उतने ही उसके सामने थाइमीन भी लाजमी होंगे। तो बात याद रखेंगे, एडेनिन की परसेंटेज हमेशा थाइमीन की परसेंटेज के बराबर होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15%। अब 15 एडेनिन है, 15 थाइमीन है, ये हो गया 30%। 100 में से 30 माइनस कर दें, बाकी बचता है 70%। उस 70% में जाहिर है हाफ क्या होंगी गुआनिन और हाफ क्या होगी साइटोसिन। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगी, क्योंकि गुआनिन ने साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाना है। जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। तो अगर 70% पीछे बचा है तो 70 में से 35% क्या होगा गुआनिन और 35% क्या होगा साइटोसिन। 35% और ये भी
35%। अब इन वैल्यूज को हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हैं क्या ऊपर वाला फॉर्मूला करेक्ट है। तो देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। एडेनिन की वैल्यू है जी 15% और गुआनिन की वैल्यू है जी 35%, जो हमने अभी मालूम की है। ठीक है, गुआनिन 35 है, एडेनिन 15 है। इसी तरह साइटोसिन कितनी है हमारे पास 35% और थाइमिन कितनी है 15। तो यह आ जाएगा 50% इज इक्वल टू। तो इसका मतलब है कि जो हमने वैल्यूज मालूम की हैं ये भी ठीक है और ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वो भी ठीक है, जो कि अर्विन चार्गफ रूल है। ओके, तो अब इसमें से कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। कौन सी टेक्निक यूज की थी? एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस। एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस की टेक्निक यूज करके उन्होंने मालूम किया था डीएनए का स्ट्रक्चर। उन्होंने बताया था कि डीएनए का डायामीटर 2 नैनोमीटर है और इसके 1 टर्न का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है। लेकिन इसका जो मुकम्मल मॉडल था डीएनए का वो जेम्स डी वॉटसन और फ्रैंकिस क्रिक ने दिया था। स्केल मॉडल ऑफ डीएनए जिसको कहते हैं। इसीलिए डीएनए का मॉडल जो है वो वॉटसन और क्रिक के नाम से जाना जाता है। उसको हम कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो आइए देखते हैं कि वॉटसन और क्रिक ने कैसे एक्सप्लेन किया डीएनए को। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स। डीएनए एक तो डबल स्ट्रैंडेड तो है ही है, 2 स्ट्रैंड्स तो हैं ही हैं, लेकिन 2 स्ट्रैंड्स के साथ साथ वो 2 स्ट्रैंड हेलिक्स में भी बने हुए हैं। तो डबल हेलिक्स भी है बेसिकली। अब डबल हेलिक्स अगर आप देखें तो ये 2 स्ट्रैंड्स इस तरह से एंटी पैरेलल अटैच हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है तो दूसरे का 3 प्राइम एंड होगा। तो ये एंटी पैरेलल अटैच होते हैं। अब इसमें जो बातें याद रखनी है वो कौन सी हैं? डीएनए का डायामीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। यहां से लेकर यहां तक ये एक टर्न है डीएनए का। एक टर्न का डिस्टेंस कितना है? 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रम। ओके, और एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर। अगर वो बेस पेयर पूछेगा तो 10 आंसर होगा, अगर वो बेसिस पूछेगा तो 20 आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको नजर आ रहा है एडेनिन और थाइमिन ने ये एक पेयर बनाया हुआ है। ये एडेनिन और थाइमिन का बेस पेयर है और ये दूसरा बेस पेयर है गुआनिन और साइटोसिन का। इस तरह के यहां से लेकर यहां तक 10 बेस पेयर होंगे। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स मौजूद हैं और 20 बेसिस हैं। अगर वो बेस पेयर पूछेगा तो 10 आंसर करेंगे और बेसिस पूछेगा तो 20 करेंगे। बेस पेयर का मतलब क्या है? एडेनिन और थाइमिन इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है तो ये एक बेस पेयर है। गुआनिन और साइटोसिन ने बॉन्ड बनाया, ये दूसरा बेस पेयर है। इस तरह के टोटल 10 बेस पेयर होंगे यहां से लेकर यहां तक। एक टर्न में 10 बेस पेयर होंगे और 2 बेस पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर बेस पेयर के दरमियान डिस्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डीएनए में 2 तरह के ग्रूव्स होते हैं, एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव। ग्रूव कहते हैं डिप्रेशन को। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डिप्रेशन है अंदर की तरफ वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है। इसको मेजर ग्रूव कह देंगे और इसको हम माइनर ग्रूव कह देंगे। तो एक टर्न में एक मेजर ग्रूव होता है और एक माइनर ग्रूव होता है, याद रखेंगे। एक टर्न में एक मेजर ग्रूव होगा और एक माइनर ग्रूव होगा। एंड पर मैंने एक बात लिखी है, डायमीटर ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ इज ड्यू टू। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए इसका डायमीटर कांस्टेंट रहता है। इसका आंसर है ड्यू टू कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये लाइन 2nd ईयर में पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। चैप्टर नंबर 20 में न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है कि 3rd या 4th लास्ट लाइन है।
कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या है कि हमेशा गुआनिन साइटोसिन से बॉन्ड बना रही है और एडेनिन थाइमिन से। एडेनिन और थाइमिन में से एक डबल रिंग है और एक सिंगल रिंग, गुआनिन और साइटोसिन में से भी एक डबल रिंग है और एक सिंगल रिंग। तो ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। अगर डबल रिंग वाली बेस डबल रिंग के सामने आ जाएगी तो वहां से तो डीएनए का डायमीटर ज्यादा हो जाएगा, और जहां पे सिंगल रिंग वाली बेस अगर सिंगल रिंग के सामने आ जाए तो वहां से तो डायमीटर कम हो जाएगा। तो फिर तो डीएनए डब खड़ब्बा सा हो जाएगा, कहीं से डायमीटर ज़्यादा, कहीं से डायमीटर कम, कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम। लेकिन ऐसा नहीं है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। दोनों बेस पेयर में एक डबल रिंग बेस है और एक सिंगल रिंग बेस है। इस कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए का डायमीटर थ्रू आउट द लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहता है।